हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलटीआर जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान का इतिहास क्लास 8 का बात कर रहे हैं ना दोस्तों, जिसमें अध्याय लेकर आए हैं हम लोग। अध्याय नंबर है हमारा 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्या बात करेंगे? ग्रामीण यानी गाँव में शासन चलाना, कैसे राजाओं ने, कैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, गांव गांव तक, कस्बों कस्बों तक। आज उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को टक टक लगा के अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी क्लियर हो सके और एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, आगे हैं हम लोग पॉइंट फर्स्ट पे। तो बात करते हैं, देखिए पॉइंट फर्स्ट है, कंपनी दीवान बन गई। जो कंपनी था यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी था वो अब दीवान बन गया। कैसे बना, कैसे बना, कैसे शासन करेगा, कैसे रूल्स अपनाएगा, क्या क्या किया इन्होंने, इसके बारे में अचानक विस्तार से। दोस्तों अब दीवान बन गई, इसके बारे में हम लोग पहले विस्तार से कर चुके हैं सेकेंड चैप्टर पे। दोस्तों अगर जो बच्चे सेकेंड चैप्टर नहीं देखे हैं ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके पूरा क्लियरिटी के साथ देख लेना ताकि आपको पूरी ये समझ में आ सके थर्ड चैप्टर, है ना। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बात करते हैं क्या है, कंपनी दीवान बन गई। अब कैसे बना इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आते हैं पॉइंट पे। 12 अगस्त 1965 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी दे दी। कहाँ का? बंगाल का दीवानी। कब दिया? 1765 में, यानी कि 12 अगस्त 1765 में। कौन दिया? तो मुगल बादशाह ने दे दिया। किसको दिया? याद रखिएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। क्या दिया? तो बंगाल की दीवानी, यानी कि बंगाल में शासन करने का ताकत दे दिया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बंगाल की दीवानी। हाथ आ जाना, खा जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चित ही एक बड़ी घटना थी, बहुत ही अच्छी बात थी अंग्रेजों के लिए। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण भले नियंत्रण वाले विभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बना दिया। किसको? अंग्रेज को। किसके मामले में? तो आर्थिक मामलों में, पैसा के मामले में किसको? अंग्रेज को। क्या हुआ? वो शासक बना दिया। कौन? अंग्रेज को नहीं, अंग्रेज को बना दिया मुगल बादशाह। याद रखिए दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट पर, कंपनी की आमदनी कैसे बढ़ती है ये देखिए, कैसे वो भारत की तरफ से लूटता है, इसके बारे में जानते हैं। कौन? तो अंग्रेज। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्या है कंपनी की आमदनी। देखिए बात करते हैं, कंपनी दीवान तो बन गई, जो कंपनी था वो दीवान तो बन गया। ठीक है, कंपनी जो था वो दीवान तो बन गया, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। जो कंपनी था ना वो अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी। जो कंपनी था वो तो फायदा चाहेगा ना। अब देखो कोई भी कंपनी बॉस, वो तो फायदा चाहेगा अपने आप को कि जहां से ज्यादा प्रॉफिट हो मुझे, लेकिन लॉस ना हो। तो क्या करना चाहता था ये? लगान बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन उसके अलावा और वसूली की गई नियमित व्यवसाय करने के हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वहां ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे, यानी कि कर, यानी कि टैक्स वसूल करे। कौन चाहता था? अंग्रेज। कहाँ के? भारतवासियों से चाहता था कर वसूल करना, और कम से कम कीमत पर बड़ी सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। वो क्या चाहता था अंग्रेज? और कि कम से कम कीमत पर, मतलब कि सस्ता कीमत पर रेशमी कपड़ा और अच्छी कपड़ा का खरीद सके। और वो कहाँ लेके बेचेगा? फिर यूरोपीय बाजार में जाके अच्छे रेट में बेच पाए और ज्यादा मुनाफा कमा पाए, ये चाहता था। देखिए बात करते हैं, पॉइंट नेक्स्ट है 5 साल के भीतर। कितने साल? 5 साल। अभी कितना में दिया था याद रखिएगा, कितना में दिया था? तो 1765 में, 12 अगस्त 1765 में बंगाल का दीवानी मिल गया था अंग्रेजों को। याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं क्या है, 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दुगुना हो गया चुका। क्या हुआ? उसे जो मूल्य ना, जो कीमत है, जो प्राइस थी, वो दोगुना हो चुका था। देखिए बात करते हैं, 1865 में पहली बार कंपनी ब्रिटिश से सोने चांदी का आयात करती थी। क्या करती थी? क्या करती थी? तो सोने चांदी का आयात। निर्यात और आयात पहले जान लीजिए, फिर बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो निर्यात होता है किसी, मान लो भारत देश ये हमारा और ये ब्रिटिश, तो यहाँ जो सामान जाएगा वो होगा निर्यात, और यहाँ जो सामान आएगा वो होगा आयात। तो क्या कर रहा है, 1865 से पहले कंपनी ब्रिटिश से सोना
ब्रिटिश से सोना क्या करते थे, सोने चांदी का आयात करती थी, बेचती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदता था, इन चीजों के बदले सामान खरीदता था। अब क्या हो गया, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे, जो बंगाल में क्या टैक्स वसूल करने लगा, वो पैसा निर्यात के लिए चीजों खरीद जा सकती थी, जो निर्यात के लिए चीजें थी वो खरीदी जा सकती थी, वो खरीदने लगे। जो पैसा कर वसूल करके खरीदते थे उसी से अब क्या करने लगे, वो चीजों को खरीदना शुरू कर दिए, जिसमें कि क्या होते थे, काली मिर्च, इलायची, कपड़े, सूती वस्त्र, याद रखिएगा। बात करते हैं, देखिए खेती में सुधार किए की जरूरत पड़ गई। अब क्या हुआ, खेती में सुधार की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि टैक्स मिलेगा कैसे, जब अच्छी खासी फसलें उत्पादन होंगी तो ही तो उसको टैक्स मिलेगा ना। देखिए बात करते हैं, कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। किसको, अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, अस्थायी बंदोबस्त। एक ही जगह पर रह के आपको खेती करना है, वो है अस्थायी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त के शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया, तो राजाओं को, याद रखिए दोस्तों, किसको सौंप दिया गया, तो राजाओं को सौंप दिया गया और तालुकदार जो तहसीलदार थे उसको सौंप दिया गया। ठीक है, जिम्मेदार लोग को कि अब तुम कर वसूल करो, किससे, भारतवासी को ही सौंप दिया, भारत के लोगों से कर वसूल करने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए, और वो मुझे लगान दे दो। ठीक है, ये अंग्रेज का कहना था। देखिए बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में। तो आप कृषि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं। अब अगर जब मिट्टी खराब हो जाए तो उसके लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है मिट्टी की संघनन से। पहला क्या है, मिट्टी की संघनन यानी कि उपजाऊ मिट्टी बननी चाहिए। पॉइंट टू है बंचिलिटीज कम करे, बंचिलिटीज कम करे। और तीसरा है कवर फसलों को बढ़ावा दे, कवर फसलों को मतलब कि कवर करे, वो फसल को बढ़ावा दे। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ पे कृषि कर रहे हैं वो आदमी, देखिए ये हमारे भारतवासी कृषि कर रहा है। देखिए आप देख सकते हो, है ना, ये क्या यूरिया खाद का छिड़काव कर रहा है अपने खेतों पर। देखिए बात करते हैं अभी, देखिए थोड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। पॉइंट नेक्स्ट है फसल रोटेशन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फसल रोटेशन यानी घूम घूम कर कृषि कीजिए। ठीक है, ये बात कर रहा है, फसल रोटेशन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद कार्बनिक संशोधन का प्रयोग करें, अच्छे बीजों का, कार्बनिक खाद का प्रयोग करें। अब बात करते हैं सिंचाई, जल आपूर्ति बढ़ावा और प्रबंधन। अब ये पानी पटाने की व्यवस्था करने की बातें कर रही है दोस्तों। चलिए, हर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी अच्छे से क्लासेस कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट। देखिए सिंचाई, जल आपूर्ति बढ़ावा और प्रबंधन के बारे में। तो शुरुआती फसल के विकास के दौरान पानी की कमी से उत्पादन में कमी कमी या पूरे उत्पादन की विफलता हो सकती थी, क्योंकि वो पानी जब नहीं पड़ेगा तो फसल उत्पादन सही से होगा नहीं, तो वो खराब हो जाते थे, तो ये दिक्कत थी। तो बड़े मौसम के दौरान फसल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पानी की आपूर्ति कृत्रिम रूप से जानी चाहिए। बहुत ही ज्यादा पानी लगता है जब फसल उगती है, तो सिंचाई पर आपूर्ति संवर्धन और वर्षा जल संचयन की स्थापना करके आप फसल के लिए आवश्यक पानी की मात्रा की आपूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस तकनीकी का प्राथमिक लक्ष्य जल आपूर्ति को नियंत्रित करना और स्मार्टफोन का उपयोग करके पौधों का निरीक्षण करना। अगर कहीं कोई कीड़ा लग जाए उसको फोटो क्लिक कीजिए और उसका व्यवस्था ढूंढिए, इलाज कीजिए। देखिए बात करते हैं, ये पे हमारे खाद का छिड़काव किया जा रहा है हमारे भारतीय कृषक के द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं समस्या क्या क्या थी फसल उगाने में। तो बात करते हैं अभी समस्या की, है ना, समस्या के बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए क्या बात करते हैं, अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। तो जमीन की जो खराब हो चुकी थी उनको सुधार के लिए खर्चा जमींदार नहीं कर रहा था। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि मत पूछो। देखते हैं कितना ज्यादा था, है ना, इतना ज्यादा था दोस्तों कि मत पूछो। देखिए बात करते हैं, इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जिम्मेदारों को भारी परेशानी हो रही थी। ठीक है, बात करते हैं जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था
उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। अब बेचारा जो नहीं दे पाया, जो वसूल करके नहीं दे पाया, उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी, अंग्रेज छीन लेते थे। बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को हर व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। जो महाजन थे ना, उससे कर्जा लेता था कौन? तो किसान कर्जा लेना पड़ता था महाजन से कर्ज चुकाने के लिए। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। जो जमीन था उससे बेदखल कर दिया जाता था। बात करते हैं अब हम लोग, पॉइंट नेक्स्ट है महल के बारे में। देखिए ये हमारा ताजमहल आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती है, जिससे देखिए आप लोग ये ताजमहल हमारे दिख रहे हैं, है ना। देखिए बात करते हैं एक नई व्यवस्था बनी। क्या वह एक नई व्यवस्था बनी? देखिए इसमें कैसे बात करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में, कब? 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में, कब? 1822 में लागू किया। मैकेजी गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह यानी कि महल महल से वसूल लेने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। अब क्या किया? जो नहीं दे पा रहे थे ना, उसकी व्यवस्था किया। अब नीति अपनाया कौन? तो होल्ट मैकेजी मैकेजी ठीक है। इन्होंने एक नीति अपनाई, जिससे अगर वो गांव से नहीं राजस्व निकल पा रहा ना, तो महल से राजस्व लेना शुरू किए। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट पे, हम लोग बात करते हैं। देखिए देखिए क्या है महलवारी बंदोबस्त। अब आ गया महलवारी बंदोबस्त के बारे में, जिसमें राजस्व इकट्ठा करने और उस कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब जो जिम्मेदार को सौंपा गया था, क्या टैक्स वसूल करना है या मुझे देना है, अब वो क्या किया गया? अब उसको मुखिया को सौंप दिया गया कि अब तुमको वसूल देना है। अब तुम कैसे दो मुझे नहीं पता। इस व्यापार को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। दोस्तों कल बात करेंगे रैयतवारी के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो कर लेना है या फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।